नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर। न्यूज ये है कि फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट इन न्यू दिल्ली फ्रॉम टुमारो। भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से दिल्ली में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित कर रही है। ध्यान रखने वाली बात है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। जब भी कोई चीज पहली होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एशिया को मजबूत करने में बुद्ध धर्म की भूमिका थीम वाला यह शिखर सम्मेलन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रकटीकरण है, जो एशिया के सामूहिक, समावेशी और आध्यात्मिक विकास पर आधारित है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। आने वाले दिनों में इससे जुड़ा हुआ अपडेशन और देखने को मिलेगा, तब इसकी डिटेल में हम लोग और चर्चा कर पाएंगे। यह बौद्ध समुदाय के समक्ष आने वाली समकालीन चुनौतियों का समाधान करने, समझ को बढ़ावा देने एवं संवाद को बढ़ावा देने के लिए एशिया भर की विभिन्न परंपराओं से बौद्ध संघ के नेताओं, विद्वानों, एक्सपर्ट और प्रैक्टिशनर को एक साथ लाएगा। प्रैक्टिशनर का मतलब है बौद्ध धर्म की परंपरा को पूरी तरह से अपनाता है, चाहे वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध मेडिटेशन, विपस्सना हो। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ना पूछे तो लेकिन एक बार आप जाके एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध संगीत समितियों को रिवीजन कर लीजिएगा। कौन कौन सी समितियां हुई थी, किस किस क्षेत्र में हुई थी, कौन उनका अध्यक्ष था, कौन उस समय का शासक था, उनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन बन सकता है। आने वाले दिनों में हम लोग इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करेंगे जब अपडेशन हम लोगों के पास डिटेल में होगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है। न्यूज ये है कि व्हाट मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन सिटीज। विश्व शहर दिवस या वर्ल्ड सिटीज डे प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह वैश्विक शहरीकरण को बढ़ावा देने और इसकी चुनौतियों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है। विश्व शहर दिवस 2024 का थीम याद रखिएगा, यूथ लीडिंग क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज है। शहरों को जलवायु परिवर्तन के साथ साथ गरीबी, असमानता और पर्यावरण क्षरण में भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और सीमित संसाधनों के कारण आवास की कमी एवं स्वच्छ जल कमी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। भारत के शहरीकरण को गरीबी से उभरे शहरीकरण के रूप में वर्णित किया जाता है, जो वैश्विक उत्तर में इंडस्ट्रियलाइजेशन से प्रेरित शहरीकरण के विपरीत है। पुरानी शहरी योजनाएं मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि को एड्रेस करने में विफल रही हैं। शहरों को गंभीर प्रदूषण, बाढ़ और हीट आइलैंड प्रभावों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से एनसीआर जैसे क्षेत्रों में। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास, जो दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वर्ष 2050 तक दुनिया की 70% आबादी का शहरों में निवास करने का अनुमान है, जो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 8 पर और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है। यहाँ गलती से इकोनॉमी लिखा हुआ है, ये इन्वायरमेंट है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि ऑन द न्यू कोस्टल जोन प्लान ऑफ केरला। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने केरल के 10 कोस्टल जिलों के तटीय क्षेत्रों प्रबंधन योजना को मंजूरी दे दी है। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार की गई यह योजना तटीय जिलों को तटीय कोस्टल रेगुलेशन जोन नियमों में छूट का लाभ उठाने और समुद्र के नजदीक भवनों के निर्माण सहित विकास गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देती है। कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान तटीय क्षेत्रों में विकास के लिए बनाई जाती है। तटीय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीजीएमपी यानी कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान तैयार करने का कार्य सौंपा जाता है। यह कार्य पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिकृत एजेंसियां करती हैं। तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के अब उद्देश्य की बात कर लेते हैं। उद्देश्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। आपको उद्देश्य पता होना चाहिए। तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के उद्देश्य की बात करते हैं तो पहला उद्देश्य है तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी जो कोस्टल रीजन में जैसे मछली पकड़ने वाले अपनी आजीविका चलाते हैं, मछुआरे लोग। अगला उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए वैज्ञानिक तरीके से विकास को बढ़ावा देना, तटीय क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देना। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। ये सारे उद्देश्य को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 12 पर और ये स्पेस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि फर्स्ट साइंस रिजल्ट फ्रॉम आदित्य L1 इसरो सन मिशन इज आउट। सूर्य के अध्ययन के लिए समर्पित भारत के पहले वैज्ञानिक मिशन आदित्य L1 मिशन का पहला वैज्ञानिक परिणाम सामने आ गया है। आदित्य L1 पर VELC यानी विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ
विकसित करने वाले वैज्ञानिक ने 16 जुलाई को सूर्य पर कोरोनल मास इंजेक्शन की शुरुआत की भविष्यवाणी की थी। VELC भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया था। इसरो ने सितंबर 2023 में आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया था। सूर्य एक सक्रिय वस्तु है और अक्सर हिंसक विस्फोटों में बड़ी मात्रा में प्लाज्मा उत्सर्जित करता है, जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। सूर्य पर उत्पन्न करने वाले CME का अवलोकन और उनकी प्लाज्मा विशेषताओं को समझना VELC के प्रमुख विज्ञान लक्ष्यों में से एक है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को PIV ने कवर किया था और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो GS पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 30 अक्टूबर 2024 को कैली, कोलंबिया में कैली एक जगह है, वहां पर जैविक विविधता पर जो कन्वेंशन चल रहा है जिसको COP16 का नाम दिया गया है। COP16 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 के दौरान भारत की अपडेटेड NBSAP यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान का अनावरण किया है। इस कार्यक्रम में कोलंबियाई सरकारी अधिकारियों और CBD के कार्यकारी सचिव सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। अपडेटेड NBSAP कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा के अनुरूप है और इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना और उलटना है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2050 तक प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना है। योजना को अपडेट करने के लिए भारत के संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला, जो इकोलॉजिकल सिस्टम की बहाली, प्रजातियों की वसूली और समुदाय संचालित संरक्षण पर केंद्रित है। अपडेटेड योजना में परिवर्तनकारी इकोसिस्टम आधारित प्रबंधन दृष्टिकोण, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर एजेंसी सहयोग पर जोर दिया गया है। साथ ही वर्तमान जैव विविधता की स्थिति, प्रवृत्तियों और संभावित वित्त पोषण समाधानों का भी आकलन किया गया है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो GS पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी सोमवार को कहा कि ट्यूबरक्लोसिस के मामलों में कमी भारत के समर्पित और अभिनव प्रयासों का परिणाम है। देश की प्रगति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सामूहिक भावना से सरकार टीबी मुक्त भारत की दिशा में कार्य करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार टीबी मुक्त भारत बनाने की प्रतिबद्धता में दृढ़ है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2023 तक टीबी के मामलों में 17.7% की गिरावट दर्ज की गई है। यह दर वैश्विक गिरावट 8.3% से दोगुनी से भी अधिक है। कल सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस बात पर जोर दिया है कि यह स्वीकृति टीबी की देखभाल और नियंत्रण के लिए भारत के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने उल्लेख किया है कि सरकार ने टीबी रोगियों को आवश्यक पोषण सहायता प्रदान करने के लिए निक्षय पोषण योजना जैसी प्रमुख पहल करके राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया है। इस न्यूज को अच्छे से कवर कर लीजिएगा साथियों। आज के HOD अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।